अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 16 अक्टूबर जुमेरात का रोज़ है और आज का दिन इंतहाई हंगामा खेज दिन रहा है, क्योंकि आज तमाम नज़रें अडयाला जेल के ऊपर लगी हुई थी कि अडयाला जेल में आज जो अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है, उस मुलाकात के अंदर क्या चीज़ें तय होती हैं और वो मुलाकात होती भी है या नहीं, या फिर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सुहेल अफरीदी को क्या पैगाम दिया जाता है। और आज बेसिकली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात होना थी। वहां पर हुआ क्या, और आज अडयाला जेल में जो चंद एक शख्सियात इमरान खान से मुलाकात करके आई हैं, वो शख्सियात क्या बताती हैं कि इमरान खान ने आज क्या गुफ्तगू अडयाला जेल के अंदर की है। वैसे तो एक गुफ्तगू वो है जो कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से आ जाती है, लेकिन कुछ सवालात के जो जवाबात हैं वो इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठ कर देते हैं। अडयाला जेल यानी कि वो खसूसी अदालत एक लगाई जाती है जहां पर इस वक्त तोशा खाना 2 केस जो है वो अपने हतमी मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। और तोशा खाना 2 केस की समाअत के दौरान आज तहरीक इंसाफ की क़यादत वहां पर मौजूद थी, इमरान खान साहब की फैमिली वहां पर मौजूद थी। और आज जो एक पैगाम दिया है सुहेल अफरीदी ने, और सुहेल अफरीदी ने आज सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें की है वो इंतहाई दिलचस्प हैं कि जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से सुहेल अफरीदी के साथ राब्ता किया गया, उसके अंदर क्या बातचीत हुई, और फिर उसके बाद आज एक मरतबा फिर अडयाला जेल जो है वो कैदी नंबर 804 के नारों से गूंज उठा। सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। इसमें कोई शक नहीं है कि सुहेल अफरीदी के वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने पर जो है वो मौजूदा रियासत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा रियासत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद सुहेल अफरीदी अपने मैंडेट की जो ताकत है, मैंडेट का जो जोर है, उस बुनियाद पर वो वज़ीर-ए-आला मुंतखब हुए, और इसमें रियासत को 2 कदम पीछे हटना पड़ा और मौजूदा निज़ाम को सबसे बड़ा झटका ही यही लगा। लेकिन आज सारी नजरें अडयाला जेल के ऊपर थी कि आज इमरान खान साहब से जो मुलाकात होने जा रही है सुहेल अफरीदी की, वो मुलाकात होती है या नहीं। क्योंकि गुज़िश्ता रोज मैं अपनी वीडियोस के अंदर इस बात को बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से विफाक और पंजाब को एक मरासला भेजा गया था, और उस मरासले के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 यानी कि उनके अपने पार्टी लीडर से मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन विफाक और पंजाब की तरफ से कोई खातिर खा और मुस्बत जवाब सुहेल अफरीदी को नहीं मिला। आज सुहेल अफरीदी अडयाला जेल पहुंचे, और अडयाला जेल पहुंचने की जो विजुअल्स हैं वो अगर आप देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर सियासी जमात वो तहरीक इंसाफ है। क्योंकि एक बंदा, एक उनका जो लीडर है वो अडयाला जेल के अंदर कैद है, लेकिन बाहर जिसको इमरान खान ने मुंतखब किया है उसका इतना वालिहाना इस्तकबाल आज अडयाला जेल के बाहर जो देखा गया है। इससे पहले वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐसा कोई जो है वो वालिहाना इस्तकबाल नहीं देखा गया। उनकी गाड़ी के ऊपर फूल निछावर किए गए, कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी, तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत वहां पर मौजूद थी, और इंतहाई दिलचस्प मंजर था। यानी कि ये मंजरनामा ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको किसी जो टीवी चैनल है, किसी टीवी चैनल को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी टीवी चैनल पर अपने जो है वो उनकी कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, ना उनको कहीं इश्तिहार लगाने की जरूरत है, बल्कि वो जहां पर जाते हैं लोग उनके साथ होते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी है। अच्छा जी, आज जो मुलाकात हुई है उसमें तोशा खाना 2 केस की समाअत थी, जो कि जज शाहरुख अर्जमन अडयाला जेल के अंदर तोशा खाना 2 केस जो कि रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत कर रहे हैं। तो इसमें आज बैरिस्टर सलमान सफदर साहब पेश हुए, सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब से मिले, बैरिस्टर गौहर साहब मिले, एडवोकेट ताबिश फारूक साहिबा वो आज इमरान खान साहब से मिली, उसके बाद खालिद यूसुफ चौधरी साहब मिले, और इमरान खान साहब की जो फैमिली है, फैमिली के भी 5 से 6 मेंबरान की आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। सबसे पहले मुलाकात की चंद एक सीधा बातें मैं आपके सामने रखता हूं जो इमरान खान साहब ने कही। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा पूरा उम्मीद हूं कि सुहेल अफरीदी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम में अमन के लिए बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा करेंगे। इसी के साथ ही इमरान खान ने एक खदशा आज जाहिर किया है। उन्होंने अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हो सकता है कि मेरे ऊपर एक लंबे अरसे के लिए पाबंदी लगा दी जाए, मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, या तोशा खाना 2 केस का फैसला आने के बाद इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात ना करवाई जाए। तो इमरान खान ने आज ये इंदिया दिया है कि अगर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, लंबे अरसे के लिए मुझे आइसोलेट कर लिया जाता है, तो फिर आपने पूरा मुल्क जाम कर देना है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर आपने एहतजाज करना है और पुरअमन एहतजाज करना है। ये इमरान खान साहब की आज
अडयाला जेल में उन्होंने जो गुफ्तगू की, ये उनके अल्फाज थे कि आपने अगर मेरे ऊपर पाबंदी लगती है, मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लग जाती है, पार्टी को नहीं मिलने दिया जाता, फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता, तो फिर आपने पूरे मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज करना है। उसी के साथ ही इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को हिदायत की है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हों, हाई कोर्ट के अंदर पेश हों और पाकिस्तान की अदालतों के सामने आप जाकर खड़े हो जाएं। इमरान खान साहब का कोई मुकदमा हो, तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर का कोई मुकदमा हो, 26वीं यानी तरमीम का मुकदमा हो, तो इमरान खान ने कहा है कि आपने आज के बाद अदालतों के अंदर बड़ी तादाद के अंदर पेश होना है। वैसे तो 26वीं यानी तरमीम के बाद पाकिस्तान की अदलिया एग्जीक्यूटिव के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुकी है। पाकिस्तान की अवाम के टैक्स के पैसों से ये जजेस एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर कर चुके हैं, हुकूमती जजेस हैं, हुकूमत की मर्जी के मुताबिक फैसले देने वाले जजेस हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पर कुछ उम्मीद की किरण बाकी है, कुछ ऐसे जजेस बाकी हैं। इमरान खान ने कहा जनाब कि आपने क्या करना है कि आपने वहां पर पुरअमन एहतजाज करना है, उसके बाद भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। और उसके बाद इमरान खान ने जनाब अमूर कश्मीर एडवाइजर खालिद यूसुफ चौधरी को मुकर्रर कर दिया है। कश्मीर अमूर के जितनी भी चीजें होंगी वो आज के बाद जो खालिद यूसुफ चौधरी इमरान खान साहब के वकील हैं वो देखेंगे। खालिद यूसुफ चौधरी इंतहाई दिलचस्प शख्सियत हैं, बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। हम देखते हैं कि सुबह सवेरे, चूंकि हम तो कोर्ट रिपोर्टर है, हमें 9 बजे अदालतों के अंदर पहुंचना होता है, तो हम देखते हैं कि खालिद यूसुफ चौधरी वहां पर पहुंचते हैं। और खालिद यूसुफ चौधरी जैसे जो लोग हैं जो सिर्फ इमरान खान के साथ उनके नजरिए की वजह से हैं, इमरान खान के साथ वो किसी इस वजह से नहीं है कि वो इमरान खान के वकील हैं और उसके एवज उनको कोई पैसा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ इमरान खान के साथ उसके नजरिए की वजह से हैं। और खालिद यूसुफ चौधरी इंतहाई बड़ी मेहनत करते हैं, अदालतों के अंदर हमें नजर आते हैं। और पाकिस्तान के जितने भी साफी हैं हम देख रहे होते हैं कि उनको वो व्हाट्सएप के ऊपर चीजें भेज रहे होते हैं, इमरान खान की केसेस की अपडेट्स भेज रहे होते हैं, इमरान खान जो टॉक करते हैं वो भेज रहे होते हैं। तो खालिद यूसुफ चौधरी साहब डिजर्व करते हैं ये चीज, उनको इमरान खान ने जो जनाब अमूर कश्मीर एडवाइजर मुकर्रर कर दिया है। उसी के साथ ही जी दूसरी जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई वो डेवलपमेंट कुछ इस सूरत के अंदर हुई कि आज सोहेल अफरीदी पिशावर से अबूरी जमानत लेने के बाद अडयाला जेल के बाहर पहुंचे और अडयाला जेल में बड़ा वालिहाना इस्तकबाल हुआ सोहेल अफरीदी का। सोहेल अफरीदी ने कोशिश की कि उनकी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो इंतहाई हसास तरीन सूबा है। वो दहशतगर्दी के हवाले से देखा जाए, उसके बाद स्मगलिंग के हवाले से देखा जाए, वो अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की वजह से देखा जाए, तो वो इंतहाई हसास तरीन है। और मौजूदा जो टाइम है, मौजूदा टाइम हमारी जो अफगानिस्तान के साथ इस वक्त जंग चल रही है, तो इस जंग के अंदर अहम और कलीदी किरदार अगर कोई अदा कर सकती है इस जंग को रोकने के लिए तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। और मेरे जरा ये बताते हैं कि आज एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने पार्टी लीडर से कहा है कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है तो इन दोनों में से कोई नहीं जीतेगा। ये बात उन्होंने किया और उन्होंने कहा है कि मैं एक मरतबा फिर दोहराता हूं कि मैं ये पेशकश करता हूं कि आप अगर अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं तो मुझे फिर पे रोल पर रिहा करें, और मुझे पे रोल पर रिहा किया जाए तो मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है इस कशीदगी को कम कर सकता हूं। ये बात भी आज उन्होंने की है। सोहेल अफरीदी ने आज ही इंकशाफ किया है अडयाला जेल के बाहर, और अडयाला जेल के बाहर उन्होंने कहा है कि मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉल आई, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि आप वज़ीर आला बने। उन्होंने मुबारकबाद देने के बाद मैंने उनसे कहा जी कि आप मेरी अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात अरेंज करवाएं। यानी कि 4.5 करोड़ अवाम के सूबे का वज़ीर आला वज़ीर आज़म से कह रहा है कि मुझे मेरी मुलाकात करवाएं इमरान खान साहब से, और विफाक को क्योंकि उन्होंने मरासला भेजा हुआ था। तो इस पर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं पूछ के बताता हूँ। ये जो शहबाज शरीफ यानी कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके ये जो अल्फाज हैं ये इंतहाई मानी खेज हैं। वैसे तो हम इन अल्फाज को इस तरह से लेते हैं कि शहबाज शरीफ ने फोन उठाया होगा, एस्टैब्लिशमेंट के किसी बंदे को फोन किया होगा, पूछा होगा कि जी क्या करना है, मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी। ये एक साइड भी हो सकती है। दूसरी साइड ये भी हो सकती है कि हो सकता है उन्होंने कहा हो कि मैं नीचे जो इंतजामिया है, अडयाला जेल की इंतजामिया है, सेक्रेटरी दाखिला हैं, वजीर दाखिला हैं, IG पंजाब हैं, किसी से पूछता हूँ कि क्या किया, मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी। लेकिन उनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ये अल्फाज है कि मैं पूछ के बताता हूँ, और आवाम तो पूछ के बताता हूँ को यही ले रही है कि आप किसी फौजी से पूछेंगे कि जी क्या करना है। अच्छा जी, सोहेल अफरीदी ने कहा जनाब कि उन्होंने कहा है कि मैं पूछ कर बताता हूं। उन्होंने कहा कि अगर एक 4.5 करोड़ के सूबे के वज़ीर आला को नहीं मिलने दिया जाएगा तो फिर हमारे पास सिर्फ एक वाहिद हल बचता है, और वो वाहिद हल हमारे पास यह है कि हम फिर एहतजाज करेंगे। उसके बाद तैयब बलोच
ایز یوزول جو علیمہ خان سے بدتمیزی کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے بعد، انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر سوال کیا. طیب بلوچ نے سہیل افریدی سے سوال کیا کہ آپ کے اوپر ایڈوائزری کونسل بٹھا دی گئی ہے تو کیا آپ کو کٹ پتلی بنا دیا گیا ہے؟ وہ اس پیرا کے اندر بات کر رہے تھے کہ سہیل افریدی کے اوپر جنید اکبر ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، یا واٹس ایور اسد کیسر صاحب ہیں، تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایڈوائزری بنائی گئی ہے، ایڈوائزری کے نیچے آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، تو کیا آپ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہیں؟ سہیل افریدی نے جواب دیا کہ کس نے ایڈوائزری کونسل بنائی ہے؟ آپ نے بنائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہوں، ایڈوائزری میں بناؤں گا. انہوں نے بڑے جوش سے کہا. تو یہ جواب ملا ان کو. جواب ملنے کے بعد انہوں نے کہا، جناب سہیل افریدی نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، پھر باقی چیزیں ہیں. ابھی تک وزیر اعظم کا جواب نہیں آیا. پرامن احتجاج کا آپشن ہمارے پاس کھلا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بانی سے ملنے کے لیے تمام جو قانونی طریقے ہیں وہ ہم اپنائیں گے اور اپناتے رہیں گے. یہ اڈیالہ جیل کے اندر آج انتہائی دلچسپ صورتحال تھی. اس کے بعد جی دوسرا اس وقت پاکستان کا سب سے اہم ترین جو ٹاپک ہے، ہاٹ ٹاپک ہے، وہ ہے جناب کے تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کا اس وقت تک کوئی پتہ نہیں. مرید کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بعد ایک نئی صورتحال کریٹ ہوئی اور کچھ خونی لبرلز پروگریسو مائنڈ کے لوگ، مطلب کون سے پروگریسو مائنڈ کے لوگ ہیں ہمیں یہ بھی نہیں نظر آتا، وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو تحریک لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہاں پر جتنی گولیاں چلائی گئی تو ان کو وہ جسٹیفائی کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ایسے لوگ گولی کو کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر اگر کوئی پرامن احتجاج کر رہا ہے تو اس پر گولی چلائی جائے، اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کون سی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے؟ اچھا جی، ابھی تک سعد رضوی اور انس رضوی کا کوئی معلوم نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں. حکومتی دعوے نظر آتے ہیں. آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر جن لوگوں نے گولیاں چلائی تھی مرید کے اندر، انہی پر گولیاں چلائی گئی ہیں. پتہ نہیں، ہم نے کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی کہ تحریک لبیک کے کسی بندے نے جو ہے وہ وہاں پر کسی پولیس والے پر، کسی رینجر والے پر، کسی اہلکار پر انہوں نے گولی چلائی ہو. بلکہ گولیاں جہاں سے چلی ہیں یہ پوری پاکستان کی 24 کروڑ عوام جانتی ہے. اب جی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے. پہلے میں آپ کے سامنے جی کچھ آج کی ایکٹیویٹیز رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو وفاقی انتظامیہ نے ٹی ایل پی کے دفاتر، مساجد اور مدرسوں کو سیل کر دیا ہے. مرکزی دفتر ٹی ایل پی کا جو رولر ایریا ہے مری روڈ اٹھال چوک پر، وہاں پر سیل کر دیا گیا ہے ان کا جو دفتر تھا. اس کے بعد مدینہ ٹاؤن سملی ڈیم روڈ بھاراکو میں واقع ٹی ایل پی کا جو آفس ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ مرکزی جامع مسجد و مدرسہ انوار مدینہ نئی آباد جو بھاراکو سیل ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی مرکزی جامع مسجد محلہ ٹیکری نئی آبادی بھاراکو کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد تحریک لبیک کے یو سی لیول دفتر ٹی ایل پی شاہپور سملی ڈیم روڈ آف بھاراکو جو ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. اس کے بعد مسجد ممتاز قادری گاؤں اٹھال سملی ڈیم روڈ بھاراکو اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. اور یو سی 14 دفتر جو ٹی ایل پی کا ہے اور مسجد ہے مدرسہ ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی باتیں چل رہی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی ایسی کی تو میں نہیں کہہ سکتا خیر، لیکن کوئی بھی ایسی مذہبی جماعت جو کہ شر پسند ہو، کوئی بھی ایسی مذہبی جماعت جو کہ مذہب کے نام کے اوپر سیاست کرتی ہو، جن کا کوئی نظریہ نہ ہو، جن کا صرف مذہب بیچ کر اپنی ٹکٹیں وصول کرنا ہو، عوام کے دل جیتنا ہو، عوام کو جو ہے وہ ایک قسم کا عوام کے اندر انتشار پیدا کرنا ہو، میرے خیال میں ایسی کسی بھی مذہبی اور سیاسی جماعت کی پولیٹیکل چیزوں کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان کو وہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی، نہیں کرنی بھی نہیں چاہیے اور اس کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے. میں اس بات کا قائل ہوں. لیکن پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ تو کر لیں کہ کیا جب عمران خان کے دور حکومت کے اندر ٹی ایل پی نے فیض آباد کے اوپر دھرنا دیا تھا تو کیوں نہیں آپ نے اس وقت پھر ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگائی؟ آپ اس وقت کے ہنا پرویز بٹ کے ٹویٹ دیکھ لیں، مریم نواز کے ٹویٹ دیکھ لیں، تو وہ اس وقت جو تحریک لبیک کو سپورٹ کرتی دکھائی دیتی ہیں. اور آج یہ جو پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، آج پاکستان تحریک انصاف تحریک لبیک کو ہمیں سپورٹ کرتی دکھائی دیتی ہے. جب بھی کوئی سیاسی جماعت اپوزیشن کے اندر ہوتی ہے تو پھر وہ اس ٹی ایل پی کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ حکومت کے اندر آتی ہے تو پھر ان کے اوپر پابندی نہیں لگاتی. اب صورتحال جو بھی ہے، پابندی لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے یہ آپ نے ضرور بتانا ہے. بہرحال میرا مائنڈ یہ ہے کہ اگر مذہب کے نام کے اوپر سیاست ہو رہی ہے تو پھر اس پر پابندی لگنی چاہیے. اور لیکن آپ پہلے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے پاکستان کے اندر کسی کو پرامن احتجاج کرنے دینا ہے نہیں کرنے دینا. جو گولی آپ چلاتے ہیں، گولی کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں. یہ کچھ آج کی انتہائی دلچسپ تفصیلات تھیں اور مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.